आज का यह विशेष सत्र आलाप पद्धति ग्रंथ के ऊपर प्रश्नोत्तरी। तो सब ग्रंथों को जैसे हम प्रारंभ करते हैं तो उस ग्रंथ का प्रारंभिक परिचय, ग्रंथ का और ग्रंथ रचयिता। तो आपने इस ग्रंथ का जो नाम है आलाप पद्धति। आलाप शब्द का अर्थ है वचन और पद्धति का अर्थ है परंपरा, रीति, ढंग। तो बोलने की जो परंपरा है, बोलने की जो रीति है, बोलने का जो ढंग है, उसका नाम आलाप पद्धति है। ठीक हुआ। आगे इस ग्रंथ के रचयिता का नाम आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन नाम के अनेक आचार्य दिगंबर जैन परंपरा में हुए हैं। उन सब के बीच ये आचार्य देवसेन महाराज एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, क्योंकि इनकी अनेक कृतियां प्रचलन में हैं। इन्होंने बहुत सारी कृतियों की रचना की है, इसलिए इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। फिर इनकी कृतियों के विषय में, तो इनकी कृतियां हैं आलाप पद्धति, नए चक्र, तत्वसार, आराधना सार। आपको इनकी कृतियां अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि हर बार लगभग कृतियों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। क्योंकि कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम उनकी जो कृतियां हैं उन्हें अच्छी तरह स्मरण में रखें कि इन आचार्य ने इस वाली कृति को लिखा। ठीक है। फिर आगे यह ग्रंथ का अपर नाम क्या है? आलाप पद्धति ग्रंथ का अपर नाम है द्रव्यानुयोग प्रवेशिका। द्रव्यानुयोग प्रवेशिका। आवाज ठीक आ रही है सभी लोगों को? संतोष जी जयपुर, सरोज जी ठीक। चलिए आगे। फिर आगे इस ग्रंथ में किस चीज का वर्णन है? तो द्रव्य, गुण, स्वभाव, प्रमाण, नय आदि, ये सब का विषय इसके अंदर समाहित है। नीचे यहाँ पे दिया हुआ भी है। आलाप पद्धति का अर्थ है बोलने की कला, बोलने की रीति, बोलने का ढंग। यह किस भाषा का ग्रंथ है? यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को किस ग्रंथ के आधार पर लिखा गया? उत्तर है नए चक्र। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, एकदम सरल। आलाप पद्धति ग्रंथ में कितनी सूत्र हैं? 228 सूत्र हैं। टोटल कितने अधिकार हैं? इस ग्रंथ में 16 अधिकार हैं, लेकिन वर्तमान में इन 16 अधिकारों को 9 अधिकारों के अंदर समाहित कर दिया गया है। ठीक है। टोटल अधिकार हैं 16 और उन्हें 9 अधिकारों के अंदर समाहित कर दिया गया है। चलिए, इस ग्रंथ का मंगलाचरण। तो सबसे पहले आपको किसी भी ग्रंथ का, इसी ग्रंथ का नहीं, कोई भी ग्रंथ जो आप पढ़ते हैं उस ग्रंथ का मंगलाचरण याद करना चाहिए। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कोई आपसे पूछे कि आपने वह ग्रंथ पढ़ा, तो कम से कम उस ग्रंथ का कुछ तो आपको स्मरण में रहे। तो आपको इस ग्रंथ का मंगलाचरण अच्छी तरह याद करना है। गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेन्द्रियाणां
जिनेश्वरम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च। गुणों को अच्छी तरह विस्तार से तथा स्वभावों को और पर्यायाणां विशेषेण पर्यायों की विशेषता के द्वारा वक्षे कहूँगा या कहता हूँ। कैसे? नत्वा वीरं जिनेश्वरं, वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके। ठीक, ये आपका मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण में से क्या प्रश्न बन सकता है? तो पहला तो मंगलाचरण लिखिए, मंगलाचरण का भावार्थ लिखिए। मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? चलिए आगे। अधिकार नंबर 1, द्रव्य अधिकार। द्रव्य अधिकार के अंतर्गत मात्र 7 सूत्र हैं। तो पहला सूत्र में बतलाया गया है कि यह ग्रंथ किस ग्रंथ के आधार से लिखा गया। तो ये प्रश्न हमने आपको पहले ही बता दिया। ये मोस्ट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में इसको जाने। क्यालाम पद्धति ग्रंथ किस ग्रंथ के आधार से लिखा गया? उत्तर है नए चक्र। इसका प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, यह ग्रंथ किस ग्रंथ के ऊपर लिखा गया? उत्तर है नए चक्र। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ की रचना किस लिए की गई है? तो उत्तर आचार्य स्वयं देते हैं, इस ग्रंथ की रचना द्रव्य की सिद्धि और पदार्थों की सिद्धि के लिए की गई है। प्रश्न बन जाए मानो मल्टीपल चॉइस में कि इस ग्रंथ की रचना किस लिए की गई है। और ऑप्शनल में आपको आए द्रव्य के लक्षण की सिद्धि, स्वभावों की सिद्धि, दोनों या कोई नहीं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, द्रव्य कितने होते हैं और कौन कौन से? ये तो आपने बालबोध भाग 1 के अंतर्गत पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर उसको याद रखना है। द्रव्य 6 होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपको द्रव्य संग्रह के अंतर्गत अच्छी तरह पढ़ाया जा चुका है, इसलिए आपको उसे भी अच्छी तरह याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण क्या है? उत्तर शत अस्तित्व द्रव्य का लक्षण है। सत ब्रैकेट में लिखें, अस्तित्व द्रव्य का लक्षण है। अगला क्वेश्चन, सत किसे कहते हैं? सत किसे कहते हैं? सत किसे कहते हैं? उत्तर जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है वह सत कहलाता है। जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है वह सत कहलाता है। ये प्रश्न आपके पहले अधिकार से बन सकते हैं। और कैसे प्रश्नों की संभावना हो? तो जैसे
छयों द्रव्यों के स्वभावों में से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सविस्तार छयों द्रव्यों को समझाइए, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। या द्रव्य अधिकार का संक्षेप लिखिए। ठीक है, तो आपको सातों सूत्रों का एक अर्थ वहां पर लिखना है। चलिए अगला, द्वितीय अधिकार गुणाधिकार। गुणाधिकार से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे देखते। द्रव्य के कितने गुण होते हैं? यह द्रव्य में कितने गुण होते हैं? उत्तर, द्रव्य में सामान्य से 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष। नेक्स्ट, सामान्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य गुण 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व। ये आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। इनमें से किसी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे एक प्रश्न मैंने अभी पूछा था, एक प्रश्न पत्र बनाया था, उसमें मैंने लिखा था द्रव्य का सामान्य गुण नहीं है। तो 3 तो सामान्य गुण लिख दिए और एक विशेष गुण उसमें ऐड कर दिया। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि सामान्य गुण यह है और विशेष गुण यह है। दोनों के बीच का अंतर भी आपको स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न एक बार मैंने प्रश्न पत्र के अंदर पूछा था और अभी आपको इसका एक सैंपल पेपर, मॉडल पेपर जिसको कहते हैं, वह भी अति शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रत्येक द्रव्य में कितने सामान्य गुण पाए जाते हैं? प्रत्येक द्रव्य में कितने सामान्य गुण पाए जाते हैं? उत्तर 8। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता। जैसे जीव की चर्चा करेंगे तो 6 तो सामान्य है, उसके साथ चेतनत्व पाया जाएगा, अचेतनत्व नहीं पाया जाएगा, अमूर्तत्व पाया जाएगा, मूर्तत्व नहीं पाया जाएगा। ऐसा प्रश्न वहाँ पूछा जा सकता है, धर्म द्रव्य के सामान्य गुण नहीं है। धर्म द्रव्य में सामान्य गुण नहीं है। तो आपको 4 गुण दे दिए और मानो वहाँ पे दिया अस्तित्व, वस्तुत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि मूर्तत्व नाम का गुण धर्म द्रव्य में नहीं पाया जाता, क्योंकि धर्म द्रव्य मूर्तिक नहीं अमूर्तिक होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छी तरह 10 गुणों को, सामान्य गुणों को एक कागज पे लिखना है और फिर सामने लिखना प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से 8 पाए जाते हैं और कौन कौन से 8, कौन कौन से 2 नहीं पाए जाते प्रत्येक में, क्योंकि सूत्र दिया है प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषां, प्रत्येक में 8 सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन,
विशेष गुण कितने होते हैं? उत्तर, विशेष गुण 16 होते हैं। प्रश्न कौन कौन से, आपको कौन कौन से बड़े प्रश्न के रूप में आ सकता है? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि विशेष द्रव्य के विशेष गुण लिखिए। तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहत्व, वर्धना हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ये द्रव्य के विशेष गुण होते हैं। इन्हें भी आप अच्छी तरह एक बार इनका चार्ट बना के, और ध्यान में ये रखना है किसमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता, जिसके लिए अगला सूत्र आता है। आचार्य महाराज ने बताया, अगला क्वेश्चन लिखें कॉपी में। जीव द्रव्य में कितनी और कौन कौन से विशेष गुण पाए जाते हैं? हाँ, सिर्फ नाम लिखना है। एक्सप्लेनेशन जब आगे आएगा तो द्विगुण व्युत्पत्ति अधिकार में तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, मैं अभी चाह रहा हूँ आपको एक सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर्स कैसे आ सकते हैं वो आपके सामने रख दूँ। फिर जो विशिष्ट प्रश्न उत्तर हैं वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी सामान्य प्रश्नोत्तरी क्या है, किस प्रकार से पूछी जा सकती है, वो आपके सामने रखा जा रहा है। एक ही सूत्र में से 50 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सामान्य गुण रख दिया, 4 विशेष गुण रख दिए, प्रश्न पूछ लिया सामान्य गुण कौन सा नहीं है। एक वाक्य लिख दिया, धर्म द्रव्य में मूर्तत्व नाम का गुण पाया जाता है, सही या गलत। तो एक ही प्रश्न में, एक ही चीज में से 100 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने इमेजिनेशन के साथ, अपनी काल्पनिक शक्ति के साथ उस विषय को तैयार रखना है कि इसमें से ये सब पूछा जाएगा तो हमका हमारा उत्तर ये होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, प्रत्येक द्रव्य में 16 में से कितनी कितनी पाए जाएंगे? तो सबके अलग अलग हैं। तो हमने पहला प्रश्न लिखा, जीव द्रव्य में कितने विशेष गुण और कौन कौन से पाए जाते हैं? उत्तर, जीव द्रव्य में 6 विशेष गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व, ये 6 गुण पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे। अब उद्गल द्रव्य में कितने पाए जाते हैं? तो उद्गल द्रव्य में भी 6 पाए जाते हैं। कौन कौन से 6? लिखें कॉपी में, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व। अब हमने ये 6 और 6 की दुगनी 12 लिखे, मतलब हमारे पास 24 प्रश्न बन गए। कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, उद्गल द्रव्य का अमूर्तत्व सामान्य गुण है या विशेष गुण? तो आपको जानना है कि चेतनत्व और अचेतनत्व नाम के जो गुण हैं ये सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए। भैया जी इतनी क्लिष्ट प्रश्न कैसे? क्लिष्ट नहीं है, विषय को आप एक बार स्पष्ट करेंगे, अपने मस्तिष्क में स्पष्ट करके रखेंगे तो आपको सारा विषय अत्यंत सरल लगेगा। कुछ भी विषय कठिन नहीं है, बस एक बार विषय को अच्छी तरह पढ़ के और विषय को तैयार करने की देरी है। यदि आप विषय को अच्छी तरह तैयार करके एक बार भी उसको रेडी रखेंगे तो आपको कोई भी विकल्प उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। धर्म द्रव्य में कितने विशेष गुण पाए जाते हैं?
ऐसे ही सेम प्रश्न बनेगा अधर्म का, आकाश का और काल का। उत्तर भी सेम होगा 3 3 3। लेकिन कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें आएगा अंतर, वो आपको यहाँ से देखना। तो धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। और काल द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। इस प्रकार के लक्षण आपको ध्यान में रखना। चाहे तो इन चार्ट के रूप में आप बना के रख लें अपने पास या कॉपी में लिख लें, जिससे आपको स्पष्ट विषय रहे। प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएंगे। अभी कुछ सैंपल्स पेपर और जब हम निकालेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के रख के दे दिए जाएंगे कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए ये 14 नंबर का प्रश्न हमने आपको बता दिया। जैसे प्रश्न आएगा कि धर्म द्रव्य में अमूर्त नाम का गुण कैसा है? ऑप्शन में आएगा सामान्य, विशेष, दोनों, कुछ भी नहीं। आपका उत्तर होगा दोनों। सामान्य भी है, विशेष भी है। सामान्य किस अपेक्षा से है? सामान्य स्वजाति की अपेक्षा है और विशेष विजाति की अपेक्षा है। चलिए अब हम चलेंगे तृतीय अधिकार की ओर। आप कहेंगे भैया जी अभी जो यहाँ पर गुण व्युत्पत्ति अधिकार दिया है वह नहीं, उसको अभी देखना नहीं है, उसके विषय में हम आपको बाद में बताएंगे इसमें से कैसा प्रश्न बनेगा। अभी हम आपको मात्र सामान्य प्रश्न, जो सरल प्रश्न बनेंगे उसके विषय में बता रहे हैं। सूत्र नंबर 15, पर्याय अधिकार। सूत्र नंबर 15 लिखें प्रश्न। पर्याय किसे कहते हैं? उत्तर, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। पर्याय कितनी प्रकार की होती है? उत्तर, पर्याय 2 प्रकार की होती है। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय कितनी प्रकार की होती है? अर्थ पर्याय 2 प्रकार की होती है। स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। अगला प्रश्न, स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? उत्तर, अगुरु लघु गुण के विकार को स्वभाव पर्याय कहते हैं। स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रश्न, स्वभाव अर्थ पर्याय कितनी प्रकार की होती है? उत्तर, स्वभाव अर्थ पर्याय 12 प्रकार की होती है। 6 हानि रूप, 6 वृद्धि रूप। 6 हानि, 6 वृद्धि, बस इतना आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है बड़े प्रश्न में 4 नंबर 3 नंबर में 12 प्रकार की स्वभाव अर्थ पर्याय या 6 प्रकार की गुण हानि या गुण षड वृद्धि या षड हानि के नाम लिखिए। तो आपको एज इट इज जैसे नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, मात्र नाम लिखने वहां पर आ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला, विभाव अर्थ पर्याय कितनी प्रकार की है? उत्तर, विभाव अर्थ पर्याय 6 प्रकार की है। विभाव अर्थ पर्याय 6 प्रकार की है।
मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य और पाप। अब चलते हैं व्यंजन पर्याय की ओर। ये हो गया अर्थ पर्याय। अब चलते व्यंजन पर्याय की ओर। तो यहीं पे आप लिख लें, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? उत्तर, जो पर्याय सूक्ष्म है, प्रतिक्षण नष्ट होने वाली है तथा वचनों के अगोचर है। ठीक है। नेक्स्ट, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? जो पर्याय स्थूल है, चिरकाल तक रहने वाली है, चिरकाल तक रहने वाली मतलब लंबे समय तक चलने वाली है, वचनों के गोचर है मतलब वचनों से कही जा सकती है, छद्मस्तों की दृष्टि का विषय भी होती है, मतलब छद्मस्तों के द्वारा जिसे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। सामान्य से चिरकाल स्थायी मतलब लंबी समय तक चलने वाली पर्याय का नाम व्यंजन पर्याय है। ठीक हुआ? चलिए वापस सूत्र नंबर 20। व्यंजन पर्याय की परिभाषा आपने लिखी। अब लिखें, विभाव गुण व्यंजन पर्याय, नहीं विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कितनी प्रकार की है? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कितनी प्रकार की है या होती है? उत्तर, 4, ब्रैकेट बना के लिखें 84 लाख। दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं तो आपको दोनों याद रखने। 4 आए तो चारों गति रूप में याद रखना, नरक, मनुष्य, त्रियंच, मनुष्य और देव, और 84 लाख योनि रूप में होती है। अगला, विभाव गुण व्यंजन पर्याय कौन सी है? उत्तर, जीविका, मति ज्ञान आदि। इनमें से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आप लोगों को बड़ी सावधानी के साथ इन विषयों को याद रखना है। जैसे प्रश्न बन जाए केवल ज्ञान कौन सी पर्याय है, मति ज्ञान कौन सी पर्याय है, इस प्रकार नरक गति कौन सी पर्याय है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए इनको बड़ी ध्यान से और सावधानी के साथ इनका अध्ययन करें। सूत्र नंबर 21, प्रश्न लिखें, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कौन सी है? स्वभाव से है, द्रव्य की है और व्यंजन मतलब लंबे समय तक चलने वाली है। ये जब हमने आपको पढ़ाया था उस समय ये सारा विषय एकदम स्पष्ट क्लियर किया गया था कि आपको एक एक शब्द पढ़ते ही याद आ जाए, पढ़ते ही समझ आ जाए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, चर्चा किस चीज की चल रही है। ठीक है, तो आप जब प्रश्न पढ़ेंगे ना तो प्रश्न पत्र पढ़ते ही आपको फोकस करना है कि यहाँ विषय क्या चल रहा है। ऐसा नहीं करना आपने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत उत्तर दे दिया, नहीं, आपको पहले प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न में पूछ रहा है कि जो स्वाभाविक हो, द्रव्य की हो और लंबी समय तक चलने वाली हो, ऐसी कौन सी पर्याय है? उत्तर, सिद्ध पर्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वभाव गुण पर्याय कौन सी है? जैसे हम पूछना ना, एक प्रश्न आ सकता है, केवल ज्ञान कौन सी पर्याय है? तो आपको याद होना चाहिए स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। स्वभाव से हो, गुण की हो और लंबे समय तक चलने वाली हो। ठीक, तो इसमें चारों आ जाएंगे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत वीर, अनंत सुख। चलिए, ये स्वभाव की चर्चा हुई। अब विभाव की बात करते हैं। तो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कौन सी है? विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, किसकी चल रही चर्चा? उद्गल की। अभी तक चल रही थी जीव की। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आएंगे, जीव की पर्याय, उद्गल की पर्याय। उद्गल की पर्याय कौन सी है? तो उद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है अणु आदि स्कंध, द्वि अणु आदि स्कंध। जब दो और दो से अधिक अणु मिलेंगे तो उनके द्वारा जो पर्याय बनाई जाएगी वो उद्गल द्रव्य की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। ठीक हुआ? अब अगला क्वेश्चन, उद्गल द्रव्य की स्वभाव पर्याय कौन सी है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। उत्तर, अविभागी उद्गल परमाणु। जो अंतिम अवस्था है, जो अब टूटकर दूसरे रूप नहीं होगा, ऐसा अंतिम अवस्था में स्थित जो उद्गल है वह द्रव्य की अंतिम अवस्था ही यहाँ पर उद्गल द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। अगला क्वेश्चन, उद्गल द्रव्य की विभाव गुण व्यंजन पर्याय कौन सी है? गुण पर्याय, विभाव रूप। उत्तर, एक रस से दूसरे रस रूप होना, एक गंध से दूसरे गंध रूप होना, एक स्पर्श से दूसरे स्पर्श रूप होना और एक वर्ण से दूसरे वर्ण रूप होना। ठीक है, चलिए अगला, उद्गल द्रव्य की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कौन सी है? उत्तर, उद्गल परमाणु का एक वर्ण, एक रस, एक गंध और परस्पर अविरुद्ध दो स्पर्श जो चिरकाल तक बना रह सकता है, ऐसी यह स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। इस प्रकार यह आपका पर्याय अधिकार पूरा हुआ। चलिए अगला प्रश्न नंबर 56, स्वभाव अधिकार। स्वभाव अधिकार, प्रश्न, स्वभाव कितनी प्रकार का होता है? तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। स्वभाव दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष, और स्वभाव 21 प्रकार का भी होता है। कभी कभी प्रश्न में दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक, चलिए अब लिखें, स्वभाव 21 प्रकार का कौन सा है, इसे समझाइए। तो समझाने में मैं आपको मात्र सामान्य से उनके नाम लिखने, तो ये नाम आपको याद करने, अस्थि स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य, अनित्य, एक, अनेक,
ये क्या है? सामान्य स्वभाव है। चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, एक प्रदेश, अनेक प्रदेश, विभाव, शुद्ध, अशुद्ध, उपचरित, ये विशेष स्वभाव हैं। तो ये विशेष 10 प्रकार का, सामान्य 11 प्रकार का। ठीक, आगे जीव और पुद्गल के कितने स्वभाव होते हैं? ये 2 प्रश्न अलग अलग। उत्तर है 21। मतलब जो ऊपर कहे गए हैं पूरे सारे के सारे उसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न एक से हैं, आपको बस थोड़ा सा उनमें उपयोग लगाना। धर्म, अधर्म और आकाश, इन 3 द्रव्यों में कितने स्वभाव पाए जाते हैं? ठीक है, तो आपको घटित करना है और वहाँ पे 16 स्वभाव इन तीनों में पाए जाते हैं। कौन कौन से नहीं पाए जाते? तो चेतन, चेतन, मूर्त, विभाव, अशुद्ध और उपचरित। ये इसलिए विशेष याद रखना है क्योंकि इनके माध्यम से ये द्रव्य अलग दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए। अगला, काल द्रव्य के कितने स्वभाव होते हैं? उत्तर 15। एक बहुप्रदेशत्व नाम का और छूट जाता है। प्रश्न बन सकता है, काल द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? आपको याद रखना है काल द्रव्य का एक प्रदेश होता है, एक प्रदेशी। ठीक है, यहाँ पे आपका स्वभाव अधिकार पूर्ण हुआ। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रमाण अधिकार, सूत्र के क्रम से चल रहे हैं ना। प्रमाण अधिकार, प्रमाण अधिकार एकदम सरल और छोटा सा अधिकार है। ठीक है, ठीक, चलिए पहला प्रश्न, प्रमाण किसे कहते हैं? जो वस्तु के सर्वदेश को जानता है उसे प्रमाण कहते हैं। या सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। यह आपके तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति और सर्वार्थ सिद्धि तीनों की परिभाषा हो गई। अगला प्रश्न, स्वभावों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? उत्तर, प्रमाण और नयों के द्वारा। यह आपको तत्वार्थ सूत्र में भी है, सर्वार्थ सिद्धि में भी है और आलाप पद्धति में भी है। अगला प्रश्न, प्रमाण कितने प्रकार का है? उत्तर, प्रमाण 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। यह विषय आपके तत्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि में भी आएगा, इसलिए इसको सामान्य से एक बार बस अपने दिमाग में फिट कर लें तो हमेशा के लिए हो जाए। जैसे परोक्ष किसे कहते हैं? तो जो मन और इंद्रियों से होता है वो परोक्ष। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष। परोक्ष कितनी प्रकार का? परोक्ष 2 प्रकार का, मति और श्रुत। प्रत्यक्ष कितने प्रकार का? प्रत्यक्ष 2 प्रकार का, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष क्या? केवल ज्ञान। और विकल प्रत्यक्ष क्या? विकल प्रत्यक्ष अर्थात अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। इतना आपको विशेष उसमें जानना। यह आपका प्रमाण अधिकार पूरा हुआ। अब प्रमाण व्युत्पत्ति में से एक अच्छा प्रश्न जो बन रहा है वो आप लिख लें, वो प्रश्न में पत्र में पूछा जा सकता है।
सविकल्प ज्ञान किसे कहते हैं? सविकल्प ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, इच्छा सहित ज्ञान को सविकल्प ज्ञान कहते हैं। ये ध्यान रखना है, सविकल्प मतलब इच्छा सहित। इसके कितने भेद हैं? इसके 4 भेद हैं, मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय। ये इच्छा पूर्वक होते हैं। और अंतिम, निर्विकल्प ज्ञान किसे कहते हैं? तो निर्विकल्प ज्ञान इच्छा रहित ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। इच्छा रहित ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। निर्विकल्प ज्ञान कितनी प्रकार का? निर्विकल्प ज्ञान एक मात्र केवल ज्ञान। ठीक हुआ? चलिए, आज के लिए इतना ही विषय। आगे नए अधिकार और व्युत्पत्तियों से आपके जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे। अभी इतना अभ्यास करें, इन चीज़ों को अच्छी तरह याद करें, रट लें, क्योंकि मुख्य प्रश्न पत्र इन्हीं अधिकारों से बनेगा। ध्यान से सुने, मुख्य प्रश्न पत्र इन्हीं अधिकारों से बनेगा। शुरू के जो मुख्य अधिकार कहलाते हैं, द्रव्य, गुण, स्वभाव, पर्याय और प्रमाण। नए अधिकार यद्यपि इस ग्रंथ का मुख्य विषय है, लेकिन वो अति विस्तृत होने के कारण आप लोगों की मानसिक क्षमता पर एकदम से घात कर रहा है, जैसा मैं जान पा रहा हूँ। इसलिए उसमें से कैसे प्रश्न बनने हैं, तो अभी मैं जगत पूज्य महामुनि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जा रहा हूँ। वहाँ महाराज से चर्चा करके फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा किस प्रकार के प्रश्न और बीच में बनेंगे। ठीक हुआ? अभी जो आपको प्रश्न मुख्य अधिकार हैं, जिनमें से मुख्य प्रश्न बनेंगे, वो हमने आपको बतला दिए। तो ये मानो कि इतने सूत्र नंबर 38 तक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। इनमें से ही आपका लगभग 60% पेपर बनेगा। ठीक है, 60 से 70% पेपर इन्हीं सूत्रों के आधार पर बनेगा, इसलिए आप उसकी तैयारी करें। और कल जो सर्वार्थ सिद्धि का विशेष सत्र हुआ वो भी आप लोग देख लें। सर्वार्थ सिद्धि का प्रश्न पत्र भी आपको शीघ्र मिलेगा। 11 तारीख से आपकी कक्षाएं पुनः प्रारंभ होंगी। तब आपको सर्वार्थ सिद्धि के 9वें अध्याय का सर्वार्थ सिद्धि के पहले अध्याय के 9वें सूत्र से पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप सभी अपने 8 सूत्रों को अच्छी तरह तैयार कर लें। YouTube की लिंक आप लोगों को दी जा चुकी है, आप वहां से जाकर उसका अध्ययन अच्छी तरह कर लें, जिससे किसी को कोई विकल्प ना हो। अध्ययन के विषय में हमेशा ये स्पष्ट रखें कि आपको ग्रंथ के मर्म को समझना है, इसलिए स्वाध्याय कराया जा रहा है। आप लोगों को कोई बहुत बड़ा विद्वान बनाना लक्ष्य नहीं है कि आपको कल किसी को जाके आलाप पद्धति पढ़ानी हो, किसी को जाके सर्वार्थ सिद्धि बतानी हो। ऐसा कोई विकल्प नहीं करना। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और इस वर्ष हमने देखा आप लोगों के मार्क बहुत सुंदर आए, क्योंकि आप लोग इस वर्ष चतुर्थ वर्ष का पेपर आपने दिया था। हमने देखा चतुर्थ वर्ष की 68 कॉपियाँ थी, जिनमें 95 अंक से अधिक नंबर थे। पिछले दिनों मैंने जो अभी आपके 10 लक्षण के बाद से 16-17 दिन जो व्यतीत हुए, इन दिनों में मैंने 2700 कॉपियाँ चेक की।
और उन कॉपियों में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि आप लोग कितने विद्वान हो चुके हैं, कितना ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ चुका है और कितना आप लोगों को ग्रंथ का मर्म समझ में आता है, आने लगा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त। जिज्ञासाएँ बहुत सारी हैं, उनको हम समाधान करेंगे। रिजल्ट के विषय में जैसा आपका हमेशा से प्रश्न है वैसे ही हमारा हमेशा से उत्तर है। आपका प्रश्न है रिजल्ट कब आएगा, हमारा उत्तर है शीघ्र ही।